इंस्पेक्टर सीजन 2 एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां कोतो फुबुकी को बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि प्रेसिडेंट ने जो सौदा किया था वो सही में था, लेकिन एक चीज़ सही नहीं बैठती है क्योंकि तुम्हारे पास पावर है जिसे तुम उसे आसानी से मार सकते हो, लेकिन फिर भी तुमने इसे एक हादसे की तरह क्यों दिखाया। तुमने असल में सुमी को मारा ही नहीं था, तुमने बस ऐसा दिखाया कि तुमने मारा और जो इनाम था वो भी ले लिया है ना। ये सुनकर फुबुकी सच बताता है कि मैं उस रात सुमी को मारने गया था और एक डॉगी का रूप लेकर था, ताकि जब वो आए तब मैं उस पर अटैक कर दूँ ताकि ये एक हादसा लगे। लेकिन तभी एक इंसान ने सुमी को पहले ही चाकू मार दिया और सुमी का बैग लेकर रोड में फेंक दिया और उसका सामान लेकर भाग गया। और ये सब देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे सौदे का क्या होगा, इसलिए मैंने सुमी का भेष बदला और उसकी वॉइस भी चिल्लाया ताकि सबको पता चले कि खून हुआ था। तो वो तो बोलती है कि अच्छा तो चीखें सुमी की नहीं बल्कि तुम्हारी थी। तो वो बुकी बोलता है कि क्योंकि सुमी तो तुरंत मर गई थी और क्राइम प्लेस पर तो कोई सबूत भी नहीं था, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि यह मर्डर किसने किया है। इसलिए मैंने गौची से कहा कि अपना प्रॉमिस पूरा करो और सारा इल्ज़ाम अपनी तरफ ले लिया ताकि गौची की फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने अपना इनाम मांगा जो जायज़ था। तो कोतो पूछती है तो तुम जानते हो कि असली खूनी कौन है और इसलिए खूनी को बचाने के लिए तुम जानबूझकर चिल्लाए। तो फुबुकी बोलता है क्योंकि मैंने पता किया था कि खूनी कौन है और इसलिए मैं चिल्लाया और ऐसा दिखाया कि खूनी एक आदमी है। ये सुनकर कोतो समझ जाती है कि असली खूनी कौन है। फिर प्रेजेंट में कोतो उन सबको बोलती है कि असली खूनी कारुको सैन है और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो कोतो बोलती है कि कारुको के लिए खून करना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अपना पैर तोड़कर उस टाइम बच जाना पॉसिबल था। फिर वो कोया से पूछती है कि आपको इसके बारे में पता था है ना, क्योंकि जब मैंने पैर टूटने वाली बात कही थी तब आपने इनकार नहीं किया था और कहा था कि ये प्लान का हिस्सा है, पर प्लान सक्सेस नहीं हो पाया था। प्रेसिडेंट ने जब सबको यहाँ बुलाया तो आप दोनों को लगा कि शायद वो आपको सजा देंगे, लेकिन आपको ये भी सकता कि शायद प्रेसिडेंट किसी और वजह से हमें बुलाए हो, इसलिए आप यहाँ अकेले आए असली बात जानने के लिए। लेकिन फिर रियोमा और सुजुमो का क्राइम सामने आया तो आपने भी अपना क्राइम मान लिया, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट के पास आपके खिलाफ कोई सबूत होता भी तो आप ये कह देते कि ये बस एक प्लान था। और इसी बीच रियोन के दिमाग में आंसर आया कि प्रेसिडेंट ने सुमी को कैसे मारा होगा, और जब प्रेसिडेंट ने रियोन के आंसर को सही कहा तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि प्रेसिडेंट बस अपना क्राइम सामने लाने के लिए हमें बुलाए हैं। आज प्रेसिडेंट ने अपना क्राइम मान लिया है और अगर आप उन्हें रोक कर अपना क्राइम मान लेते तो आपको कीमत चुकानी पड़ती, जैसा कि प्रेसिडेंट ने अभी कहा था कि आपको कैसे भी करके अपनी सज़ा भोगनी पड़ती है। लेकिन इतना सब होने पर भी आप चुप हो, तो मेरे पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो कोया बोलता है लेकिन तुमने ही कल कहा था कि कारुको खूनी नहीं है और खूनी एक आदमी था। तो कोतो बोलती है कि आप और कारुको हैरान हो गए थे ये बात जानकर के उस टाइम सुमी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी, इसलिए आपको ये भी लगा होगा कि प्रेसिडेंट ने कोई चाल चली है और पुलिस को कोई झूठी जानकारी दी है, और इसलिए आपको डर था कि कहीं प्रेसिडेंट ये ना सोच ले कि खूनी आप दोनों हैं। और उस टाइम वो चिल्लाने की आवाज़ सुमी सैन की थी, वो अपनी बेटे को बचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक चिल्लाया ये खूनी एक आदमी था। ये सुनकर कोया गुस्से में बोलता है लेकिन तुमने ही कल कहा था कि सोच समझकर किया गया प्लान उसे चिल्लाने नहीं देता, और तो और खूनी उस जगह से तब तक नहीं जाता जब तक वो पूरी तरह मर न जाए, और अगर सुमी का खून उसका कोई अपना कर रहा होता तो उन्हें चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए आपने कहा था कि ये किसी अनजान आदमी ने किया है जिसे सुमी जानती नहीं थी। तो कोतो बोलती है कि ये कारुको का पहला क्राइम था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि सुमी पूरी तरह मरी नहीं है, लेकिन उस टाइम सुमी किसी तरह जिंदा थी और वो चिल्ला भी पाई। ये सुनकर कोया चिल्लाकर बोलता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। तो कोतो पूछती है कि क्या उस टाइम कारुको ने सुमी की पल्स चेक की थी कि वो मरी है कि नहीं। ये सुनकर कोया बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि कारुको ने कहा था कि उसने अच्छे से देखा था कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। तो कोतो बोलती है कि वहाँ के लोगों ने कहा था कि सुमी की बॉडी गर्म थी जब उन्होंने सुमी को मरा हुआ देखा था। तो कोया बोलता है कि लोग मरते हैं तो उनकी बॉडी तुरंत ठंडी नहीं हो जाती है। ये सुनकर कोतो सबको बोलती है कि अब कोया ने अपने मुंह से सच कह दिया है कि कारुको ने मर्डर किया था और ये उनके साथी थे। लेकिन मुझे लगता है कि कोया अगर ये बात पहले से जानते तो वह अपनी वाइफ को खून करने नहीं देते, इसलिए ये सिर्फ कारुको का प्लान था और इसके बारे में कोया को बाद में पता चला, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की। फिर वो बोलती है कि जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि यहाँ से निकलने के बाद यहाँ जो हुआ सब भूल जाएंगे। ये बोलकर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी कोया गन निकालता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओगे। ये देखकर सुजुमो कोया को समझाता है कि पुलिस इसमें अब कुछ नहीं कर सकती है और हम में से कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। तो कोया बोलता है कि मुझे तुम तीनों पर भरोसा है क्योंकि आप सब ओतोना से फैमिली के हैं, लेकिन ये दोनों अलग है और अगर गलती से भी ये बात बाहर आ गई तो ग्रुप की बहुत बदनामी होगी, इसलिए हम इन्हें बाहर नहीं जाने दे सकते हैं।
तो गोतो बोलती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि आप कारुको से ट्रू लव करते हैं और आपकी वाइफ ने भी ये खून आपके साथ रहने के लिए किया था, और अगर मैं आप जैसे लवली कपल के बीच आई तो लव गॉड मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये सुनकर कुरो गोतो को मारता है कि उन्हें और बकवास चीज़ें बोलकर और गुस्सा मत दिलाओ। ये बोलकर वो कोया को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोया बोलता है कि हिलो मत, लेकिन कुरो फिर भी आगे बढ़ते रहता है। इसलिए कोया कुरो के सर में गोली चला देता है। फिर कोया गोतो को भी मारने जाता है। तभी पीछे से कुरो फिर से जिंदा होकर आ जाता है और कोया के हाथ से गन ले लेता है। ये देखकर कोया एकदम शॉक हो जाता है कि ये जिंदा कैसे हो गया। तो गोतो कोया को समझाती है कि आप इसे एक सपना समझकर भूल जाइए और ऐसा समझ लीजिए कि हम इस सपने के कैरेक्टर थे। ये बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रियोन अपने रूम में होती है और अपने मन में बोलती है कि उस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं और ये सब सामने आने के बाद कारुको आंटी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन कोया अंकल ने उन्हें बचा लिया। लेकिन तब से वो हॉस्पिटल में ही है। फिर वो अपने डैड के रेस्टोरेंट जाती है और देखती है कि वहाँ सुसुबु लंच कर रहे हैं और वो दोनों एक अच्छे भाई की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो रियोन अपने मन में सोचती है कि उस दिन के बाद ग्रैंडपा भी बेहोश हो गए थे और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे क्योंकि वो अपना क्राइम सामने लाना चाहते थे, लेकिन कारुको का सामने आ गया। इसलिए ये फैसला भी ग्रैंडपा के ऊपर ही आया कि वो प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से कैसे बांटेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट कोतो और कुरो को फिर से बुलाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यह बुलाया हूँ अपना गुस्सा निकालने के लिए, इन सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो कोतो बोलती है कि अगर आप मुझे डांटना चाहते हैं तो डांट सकते हैं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तो प्रेसिडेंट कुरो से पूछते हैं कि तुम रिका सैन के कज़न भाई हो, है ना? क्योंकि वही सबसे पहले इंसान थी जिसे मैंने अपने क्राइम के बारे में बताया था, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना था कि वो इमोर्टल है और फ्यूचर देख सकती है। फिर मैं उससे मिलने हॉस्पिटल गया क्योंकि मैंने एक युवको से सौदा किया था, इसलिए मुझे इसके बारे में जानना था और उसे मिलकर मुझे पता चला कि ये सब सच है। फिर 2 मंथ बाद वो मुझे फिर से शहर में मिल गई जब मैं अपने क्राइम के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैं फिर से उससे बात करने चला गया। लेकिन मैंने उन्हें मर्डर के बारे में नहीं बताया था, मैंने बस इतना कहा था कि मैं एक युवको से सौदा किया है तो क्या मैं इन सब से बच सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप दोनों मेरी हेल्प कर पाएंगे, लेकिन पहले मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने आप दोनों के बारे में पता किया तो बहुत सी अलग अलग चीज़ें सामने आई और आपसे मिलकर मुझे एक अजीब सी पावर का एहसास हुआ क्योंकि आप दोनों मुझे इंसान नहीं लगे, इसलिए मैंने ये काम आपको दिया क्योंकि मुझे आप पर ट्रस्ट था। लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों मैं रिका सैन से मिला और आप पर ट्रस्ट किया। क्या रिका ने जानबूझकर मुझे ऐसे फ्यूचर में भेजा था? तो गोतो बोलती है नहीं, कुरो और रिका ये दोनों फ्यूचर तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रिका सैन अभी कहाँ है? तो प्रेसिडेंट नहीं बोलते हैं। तो गोतो बोलती है कि वो मेरे लिए एक सर दर्द है और वहीं इधर रिका सैन मजे से लंच कर रही होती है और बोलती है कि कुरो क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि गोतो कितनी डेंजरस है। और यहीं एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।